नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर सियासत गर्मा गई है। अब कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के दिमाग के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्मशाला की तरह बन गई है, वहां पर जो भी नेता जाना चाहता है वो उसे रख लेते हैं। इसके साथ साथ दिलीप घोष ने भी ममता पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उनके 10 साल के कुशासन से वहां की जनता त्रस्त हो गई है और अब वो परिवर्तन का मन बना चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने ये कहा है कि ममता बनर्जी के दिमाग के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर ये चीज कही है कि जो लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ममता के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, कल्याण बनर्जी को जो मिला है, अभी कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी ने जो दिया है, उसी के बदले अब ममता बनर्जी की सराहना करेंगे। कल्याण बनर्जी ने जो हास्यास्पद बयान दिया है, वो कहीं चुनावों के समय ही, चुनाव के पहले के आंकड़े, उसके बाद के आंकड़े, ये दिखाता है कि कल्याण बनर्जी पॉलिटिकली कितना इनकरेक्ट और अपरिपक्व टाइप के बयान दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के बीच तुलना की है, और उनके दिमाग के आगे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच ये कंपैरिजन करना अपने आप में हास्यास्पद है। ममता बनर्जी को ये खुद ही पता है कि 2014 के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक स्थिति कैसे बदली है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 18 सीट तक पहुंच गई और वोट परसेंट जो है उसका वो 23% बढ़ गया, 40% वोट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। उसके दूसरी तरफ देखें तो 12 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ। ये सारी स्थिति किसके कारण हुई? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धीरे धीरे इतना नीचे गिरते जा रही हैं कि अब 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए जगह नहीं बची है। अब पूरी स्थिति सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी सारे परेशान हो गए हैं। अब ममता बनर्जी के ये जो सिपाही हैं, नए सिपाही, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में अभी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके पीछे भी एक रणनीति है, क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी टीम शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए अब भी लगी हुई है। प्रशांत किशोर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह वो सोच रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को अपने पास रखें। उनकी नाराजगी अपनी जगह है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनको ममता बनर्जी लगभग अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं से शुभेंदु अधिकारी को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने जो बची खुची इज्जत है उसको ही बचा पाना। चुनाव के समय में जिस तरह से पहले ही नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रदर्शन कर रही थी और उसका जो धीरे धीरे आधार बढ़ रहा था, पश्चिम बंगाल में अगर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका दौरा होता है तो नॉर्थ बंगाल जाते हैं, वहाँ के कुछ जिलों में दौरा करते हैं और पहले से जो ज़मीन तैयार है उसको और मजबूत करते हैं। तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो मिदनापुर से हैं और उसके आसपास के 6-7 जिलों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनके पूरा परिवार है और राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। उनके पिता शिशिर अधिकारी जो हैं वो भी सांसद हैं, भाई देवेंदु अधिकारी भी सांसद हैं, उनके एक रिलेटिव हैं जो चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो पूरा परिवार करीब 60 सीटों पर टीएमसी का खेल बिगाड़ सकता है, और यही बौखलाहट में वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उनको हकीकत के बारे में जानकारी है। बिल्कुल, वो बौखलाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि
कोई वजूद नहीं है शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के बगैर, जबकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि शुभेंदु अधिकारी का पार्टी से जाना, अभी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से जाना कितना बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए। साथ ही साथ उन्होंने तो भाजपा को एक तरह से धर्मशाला ही करार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भाजपा धर्मशाला बन गई है, जो भी नेता वहां पर जाना चाहता है वो आराम से चला जाता है, भाजपा उसे रख लेती। भारतीय जनता पार्टी किसको रखती है या कांग्रेस और टीएमसी किसको रखती है, ये सारी स्थितियां सामने में पड़ी हुई है। कांग्रेस जैसी कमजोर पार्टी के विधायक या उसके नेता को टीएमसी अपने साथ रखने के लिए बेचैन है। टीएमसी ये चाह रही है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि टीएमसी को पता है कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंधमारी करनी होगी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और वामपंथी पार्टियों का अलायंस होने वाला है, दोनों पर बातचीत चल रही है और राहुल गांधी भी इसके लिए फैसला लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में बंगाल के नेताओं से बातचीत की थी और वामपंथी पार्टियों के साथ उसका अलायंस लगभग तय है। यहाँ तक की बात की जा रही थी कि ममता बनर्जी भी इतनी डरी हुई हैं कि वो अपने पुराने प्रतिद्वंदियों के साथ यानी कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ अलायंस के लिए भी सोच रही हैं। जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद ये लोगों को लगने लगा कि बिहार के बाद अब नंबर पश्चिम बंगाल का है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, और इसीलिए ये लोग अंदर खाने से धीरे धीरे सुबुगाहट करने लगे थे कि तीनों पार्टियां जो टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां, ये तीनों पार्टी अलायंस करेगी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। लेकिन ये स्थिति स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी की इतनी कमज़ोर स्थिति हो गई है कि अब उनकी सरकार बचाने का कोई भी विकल्प बचा हुआ नहीं है। जी, उधर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी कहा है कि जो बंगाल की जनता है वो उनके कुशासन से 10 साल के कुशासन से त्रस्त हो गई है और अब वो परिवर्तन चाहती है, और उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की सरकार आई है। हाँ, और वो तो परिवर्तन आना है। दिलीप घोष पहले से भी लगे हुए हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी रणनीति है जो स्पष्ट है। उन्होंने पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियान चला रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंपेन चलाई थी एक उनके ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें दुर्नीति विरुद्ध जो दिलीप दा का नारा लगाया गया था, उसमें दिलीप घोष को आगे बढ़ा के ममता बनर्जी के समकक्ष खड़ा किया गया था, ताकि ममता बनर्जी के जो भ्रष्टाचार हैं, जैसे अम्फान तूफान के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर से ही इस बात के लिए आवाज़ उठ रही थी कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर अंकुश लगाया जाए, पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि जो नेता चुनाव में जाते हैं, जो मैदान में जाते हैं, उनको ये पता होता है कि अभी की स्थिति क्या है, ग्रासरूट लेवल पर जनता क्या चाह रही है। जो लोग राजधानी में बैठे होते हैं उनको इस बात से मतलब नहीं होता है, वो ऊपरी आंकड़ों को देखते हैं। और यही कारण है कि हर चुनाव के समय में, चुनाव से पहले जो पार्टी सत्ता में हो या फिर बाहर हो, वैसी स्थिति में भी जो पार्टियां हैं उसके नेता पाला बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत के बारे में जानकारी होती है। और 2019 के चुनाव के पहले की स्थिति देखिए, यही ममता बनर्जी की बात जो की जा रही है कि ममता बनर्जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा दिमाग रखती हैं और वो मोदी को किसी तरह से मात दे देंगी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय टीएमसी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में गए, उसमें से अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता थे जो सांसद बने। सौमित्र खान भी, जिनकी बात आप अभी कर रही हैं, सौमित्र खान भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उन्होंने भी जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिली। यही नहीं, उससे पहले जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता मुकुल राय भी भारतीय जनता पार्टी में गए, और इन चीज़ों का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी को अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जिता सकते हैं, और प्रशांत किशोर के चुनाव में लाए हुए हैं। प्रशांत किशोर उनके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण भी दिक्कतें हो रही है। प्रशांत किशोर के कारण ही मिहिर गोस्वामी पार्टी छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। कूच बिहार के विधायक हैं और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं। आपने यहाँ पर सौमित्र खान का जिक्र किया, तो उन्होंने भी हमला बोला है ममता के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, वो ममता को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सौमित्र खान ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
उन्होंने वही चीज़ें कही है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के अंदर भगदड़ मचा हुआ है, विधायक उनके जा रहे हैं, मंत्री जो सबसे नज़दीकी मंत्री ममता बनर्जी के हैं वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव के समय तक सत्ता में बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। उनके पास बहुमत ही नहीं रहेगा, कई विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और अगर सदन में बहुमत साबित करने की ज़रूरत पड़ी तो उस समय टीएमसी के कई विधायक जो हैं वो उनका साथ नहीं देंगे। और ऐसे भी पहले से ही ये बात चल रही है कि ममता बनर्जी के रहते हुए वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराया जाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी और टीएमसी के फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है। तो ये स्थितियाँ लगभग है और इसीलिए टीएमसी के नेता इस बात को दोहरा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि आखिरकार सौमित्र खान को कैसे पता चल गया। सौमित्र खान को पता नहीं चला है। सौमित्र खान भी उसी तरह से कयास लगा रहे हैं जिस तरह से दूसरे टीएमसी के नेता बता रहे हैं, और टीएमसी की स्थिति जो खराब हुई है उसी के आधार पर वो बोल रहे हैं कि आगे ये स्थितियां आने वाली है और अगर ये स्थिति आई तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा और उसके बाद ही आगे चुनाव हो। तो राजीव जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं, तो भाजपा किस आधार पर वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी पर काम कर रही थी और लोकसभा चुनाव के बाद ही अमित शाह ने वहां का कमान संभाल लिया था। अगर देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बने, उसके बावजूद जब बिहार का चुनाव हो रहा था उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार नहीं जा रहे थे, बिहार के चुनावी रैलियों में नहीं जा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर वो सीरियस रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने जो स्ट्रेटजी तैयार की है उसको अब हम ही आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ 2-3 आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। उनको लग रहा है कि एक तो भ्रष्टाचार का मामला है, कटमनी का मामला है, उधर अम्फान तूफान को लेकर भ्रष्टाचार जो सामने आए हैं उससे भी ममता बनर्जी की सरकार घिरी हुई है। तो दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी के समय जो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस डर के माहौल का भी कम से कम फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो स्थितियां उत्पन्न की है वो सबके सामने है। और इन पॉलिटिकल स्थितियों के बावजूद दूसरा जो उनके सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो धीरे धीरे सामने दिखाई पड़ रही है, जो ममता बनर्जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में लगे हैं। जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी की बात हुई, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वजह नहीं है कि वो चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पर उनकी स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है। वो बहुत बड़े नेता हैं, अधिकारी परिवार का वर्चस्व है और नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक, नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी के लिए आधार बनाया 2007 में, जिसके में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, उसके ये जो सबसे नज़दीकी लोगों में थे और शुभेंदु अधिकारी ने ही उसकी शुरुआत की थी और ममता बनर्जी आगे उसको उसके फसल काटती रहीं और 2011 में सत्ता में आई। लेकिन अब स्थितियां ये हो गई है कि उनको लगने लगा है कि जब ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं, अभिषेक बनर्जी ने पूरा कमान संभाल लिया है और प्रशांत किशोर जो बाहर के लोग हैं उनको आके सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो इन लोगों के पास आगे कर राजनीति के लिए कुछ रहा नहीं, वो मंत्री बन के विधायक बन के नहीं रह सकते हैं। तो स्थितियां स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 तरीके से जो काम कर रही है उसमें अब टीएमसी के लिए कोई जगह नहीं है और टीएमसी के नेता इसी बौखलाहट में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष बता रहे हैं, जो कि अपने आप में एक हास्यास्पद है। जी बिल्कुल। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि ये बयानबाजी उस बौखलाहट की वजह से है जो ममता बनर्जी को ये आभास करा रही है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में ममता के हाथ से बंगाल की सत्ता फिसलने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।